समीर वसीम माइनस की बाइक्स आधी रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। रेसिंग की मस्ती अचानक चीख में बदल गई। एक एक करके सड़क की सोडियम लाइटें भीतर से फटती गईं। धमाकों के बाद सिर्फ एक असहनीय अंधकार बचा। पेड़ों पर बैठे हजारों कौवे जमीन की ओर नहीं, आसमान की ओर उल्टा उड़ने लगे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खींच रही हो। सड़क के बीचों बीच एक काली दुल्हन खड़ी थी। उसका घूंघट फटा हुआ, लेकिन फटे हिस्से से कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, जैसे घूंघट के पीछे एक छोटा सा ब्रह्मांडीय शून्य हो। उसके बाल गीले थे, काले गाढ़े खून में भीगे हुए, जो उसके कंधे से रिसकर जमीन को काला कर रहा था। जैसे ही तीनों ने ब्रेक लगाए, दुल्हन का सिर एक भयानक झटके में धड़ से अलग हुआ। वो हवा में उठकर उनकी ओर पलटा, लेकिन उसका धड़, जो अभी भी स्थिर खड़ा था, ने कोई हलचल नहीं की। सिर का कालापन उन्हें घूर रहा था। फिर वो कालापन, दुल्हन का सिर गायब हो गया। उसका धड़ जमीन पर एक जली हुई चीज छोड़कर धुएं में घुल गया। वह थी मंगल स्ट्रो, जो इतना जला हुआ था कि वो राख नहीं, मानव त्वचा के जले हुए चिथड़े जैसा लग रहा था। राहुल इसे छूने के लिए झुका। उसकी उंगलियों ने जैसे ही इसे स्पर्श किया, ठीक उसके पीछे हवा में से एक आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी को जबरदस्ती कई जगह से तोड़कर मरोड़ा गया हो, लेकिन वो आवाज चीख की नहीं, किसी के हंसने की थी। ऐसा लगता है जैसे किसी का मुड़ा हुआ टूटा हुआ जबड़ा रेत पर घिसट रहा है और जमीन से वो जबड़ा या जो कुछ भी वो है, दोस्तों के चारों ओर रेंगता है। तीनों दोस्तों के कानों के ठीक अंदर उनके दिमाग की नसें जैसे सुनती हैं एक मध्यम, धीमी, सड़ी हुई आवाज। शादी शुरू हो चुकी है, लेकिन बाहरी कान इस आवाज को नहीं सुन पाते, केवल उनकी अंतरात्मा। राहुल की आंख खुलती नहीं, वो झटके से उठता है, जैसे किसी ने उसके सीने में लात मारकर उसे नींद से बाहर फेंका हो। वह एक रेतीले मैदान के बीच में कमर तक गड़ा हुआ है। सिर्फ उसका चेहरा बाहर है, वो हिल नहीं सकता। उसके होठों के पास बालू में एक अदृश्य धीमी उंगली के निशान बनते हैं, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसका चेहरा छू रहा हो, उसके हर तिल को महसूस कर रहा हो। उसके गले में अब मंगल स्ट्रो बंधा है, इतना कसकर कि गले की त्वचा फट रही है। स्ट्रो की जली हुई काली रस्सियां उसके मांस में धंस रही हैं और वहां से खून नहीं निकल रहा, सिर्फ काला धुआं आ रहा है। दूर से हवा में तैरती एक स्त्री की कर्कश आवाज, हल्दी लगी है, अब तू मेरा है दूल्हा। राहुल अपने घर में शॉवर के नीचे खड़ा है। वह खुद को रगड़कर उस अदृश्य स्पर्श और गले के घाव से आजाद करना चाहता है। जैसे ही पानी गिरना शुरू होता है, उसके पैरों के पास नाली के छेद से बाल जमा होने लगते हैं, दुल्हन के काले चिपचिपे बाल। ये एक या दो नहीं, बल्कि कई किलो की मात्रा में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी उसके बाथरूम की नाली में एक पूरे शरीर को घसीट कर निकाला गया हो। वह डरकर दर्पण में देखता है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराता है, एक ठंडा, दांत रहित मुस्कान, लेकिन असली राहुल रो रहा है। फिर प्रतिबिंब अपना हाथ दर्पण से बाहर निकालता है। दर्पण की सतह टूटती नहीं, बल्कि प्रतिबिंब का हाथ एक गाढ़ा काला तरल बनकर बाहर निकलता है, जो तुरंत जम जाता है और प्रतिबिंब खुद दर्पण के बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। प्रतिबिंब ठंडी आवाज में, बारात पहुंच गई है। समीर और वसीम बेतहाशा डर में राहुल को लेकर एक पंडित के पास जाते हैं। पंडित उन्हें देखकर डरता नहीं, वो मुस्कुराता है। उसके दांत खून के छींटों जैसे लाल हैं। पंडित, तुम तीनों आए, अच्छा है। शादी में 3 गवाह चाहिए थे। पंडित असली मदद करने वाला नहीं, वो एक काला तांत्रिक है, जिसने उस दूल्हे को अपनी बेटी दुल्हन से छीना था, क्योंकि वो उसे किसी और को नहीं देना चाहता था। उसने दोनों को उसी मंडप में बांधकर जिंदा जलाया था, ताकि वे अलग न हो सकें। पंडित कहता है, दुल्हन और दूल्हा नहीं मरे, उनकी आत्मा ने मरण जन्म का मंडप बनाया है। और राहुल, तू अब उनका दूल्हा दूजा है, तेरी आत्मा से ही वो विवाह पूरा होगा। राहुल का शरीर बदलने लगता है। पंडित के बोलते ही राहुल का गला अचानक फटता है। मंगल स्ट्रो उसके चर्म में और अंदर तक धंस। स्ट्रो का दूसरा सिरा चिपक जाता है। वो एक सजीव मांस खाने वाली रस्सी जैसा चिपकता है और समीर को जोर से घसीटता है।